नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हम आज फिर से प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे और देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न इनसे करेंगे, कुछ गुत्थियों को समझने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में जो एक समिति गठित की थी कांग्रेस ने, उसने कल अपनी रिपोर्ट दे दी और उन्होंने देर रात एक छोटी संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस काफी सुविचारित तरीके से गठबंधन को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है, सीटों के तालमेल को सही रूप देने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये मानना तो थोड़ी सी नादानी होगी कि हम ये माने कि ये रिपोर्ट जो है मुकुल वासनिक की समिति की सोच विचार का परिणाम है। जाहिर है मुकुल वासनिक की समिति को कुछ बुनियादी जरूरतें बताई गई होंगी। उन्हें एक खाका दिया गया होगा कि आपको इस खाके में रंग भरना है। उन्हें बताया गया होगा कि आखिरकार कांग्रेस का जो आला कमान है उसका निशाना क्या है, उसके लक्ष्य क्या है। इसीलिए वो इतने कम समय में ये रिपोर्ट तैयार कर पाए और दे पाए। जहां तक मेरी समझ बनती है, इस बार कांग्रेस 2019 के मुकाबले अलग तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 2019 में उसने 400 से ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ा था और 52-53 सीटें शायद उसने जीती थी, जो कि एक बहुत ही खराब चुनावी नतीजा था। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के इतिहास में इस प्रकार की विफलता या तो 2014 में उसे प्राप्त हुई थी, फिर 2019 में लगातार दूसरी बार प्राप्त हुई। इस बार कांग्रेस ने सोचा है कि कम सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और कोशिश करके वहीं पर अपनी सारी ऊर्जा, सारे संसाधन, सारे नेता, उनको उन्हीं सीटों पर लगाया जाए और ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाए। कम सीटों में चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें छीनने की कोशिश की जाए। इसका दूसरा पहलू ये है। इसलिए जो जानकारी मिल रही है और जिसको जिस तरह मैं समझ पा रहा हूं, कांग्रेस करीबन 255-60 के आसपास सीटें लड़ना चाहती है। अब कांग्रेस जब इतनी कम सीटें लड़ेगी तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि उसके जो गठजोड़ सहयोगी हैं, उनके लिए ज्यादा सीटें छूटेंगी और उनको ज्यादा गुंजाइश प्राप्त होगी। इस तरीके से इंडिया गठबंधन के तालमेल करने में भी कांग्रेस को आसानी होगी। तो ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने भी एक नई चुनौती पेश करती है। एक नई रणनीति के साथ वो लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसको दिलचस्पी के साथ ध्यान से देख रही होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही होगी कि कांग्रेस कम सीटों पर लड़कर बेहतर नतीजे निकालना चाहती है। ये एक तरह से भाजपा के लिए भी एक नई तरह की चुनौती है। लेकिन क्या ये 250-55 सीटें सिर्फ अकेले दम पर है और उसके बाद वो गठबंधन में जाके 40-50 और सीटें लेना चाह रही हैं, या सिर्फ 250-55 सीटें ही हैं कुल मिलाकर गठबंधन के साथ में? भाई, जो खबर मिली, अब देखिए इसके और माइनर डिटेल्स क्या है, इसके और बारीक डिटेल क्या है, तो धीरे धीरे करके मालूम पड़ेगा। अभी जो मोटी मोटी जानकारी समझ में आ रही है और जिसका हम लोग समीक्षा कर सकते हैं, वो ये है कि उसका फोकस ये 250 प्लस सीटों के ऊपर होगा। वो इनको अपना मुख्य निशाना बना रही है। अब बाकी तालमेल के दौरान कौन सी सीटें मिलती हैं, कौन सी नहीं मिलती हैं, कहां वो कितना और कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, कितना दे सकती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि गठबंधन बनाना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, जिसमें कांग्रेस कामयाब रही और उसने नीतीश कुमार का इसमें सहयोग लिया। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस का आला कमान दोनों एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे थे। जिस जमाने में केवल नीतीश कुमार ही सक्रिय नजर आते थे शुरुआती दौर में, वही सब जगह जगह जा जाकर मुख्यमंत्रियों से और पार्टी अध्यक्षों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ही एक तरह से देखा जाए तो तीसरा मोर्चा बनाने की जो चंद्रशेखर राव की जुगाड़ थी, उसको नीतीश कुमार ने ही नाकाम किया, वरना वो चंद्रशेखर राव एक तीसरा मोर्चा बना लेना चाहते थे। तो नीतीश कुमार और कांग्रेस दोनों एक तरह से मिलकर काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जो गतिविधि कर रहे थे उसके पीछे कांग्रेस का भी दिमाग था, कांग्रेस के भी सुझाव थे, कांग्रेस नीतीश कुमार ने मिलकर ये लक्ष्य बनाया था। अब ये लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया है, मोर्चा बन गया है और धीरे धीरे ही सही, कुछ धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन मोर्चा इस मुकाम तक आ गया है कि वो
अ, अब गठजोड़ करने की तरफ, सीटों के तालमेल करने की तरफ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए अब क्या स्थिति बनती है। मेरे ख्याल से ये एक तरह बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखिए इस मोर्चे की एक सबसे बड़ी खूबी रेखांकित करने योग्य ये है कि जिस दिन से ये मोर्चा बना है, आज तक कभी भी बयानबाजी कितनी भी हुई हो, लेकिन इस मोर्चे की एकता में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मोर्चे से बाहर निकल के कोई नहीं गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि अब हम इस मोर्चे में शामिल नहीं हैं। एक भी दल नहीं, छोटा हो या चाहे बड़ा हो। अच्छा, अब कभी-कभी लगता है कि साहब फलाने प्रदेश में समझौता नहीं हो पाएगा, फलाने प्रदेश में हुआ जा रहा है। तो जो गतिविधियों की जो का तरीका है और जो पैटर्न है, जो प्रारूप है, उसको समझने की कोशिश करने पे नज़र ये आता है कि अ, जहाँ गठबंधन नहीं हो पा रहा है और जहां आपस में बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे को धिक्कारते हुए, एक दूसरे को ललकारते हुए, वहां भी कोई ना कोई ऐसा तो नहीं है कि पीठ पीछे कोई डिजाइन हो उसके पीछे। जैसे कि मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, वहां अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में एक तकरार चल रही है। ममता बनर्जी कहा हम आपको 2 सीटें देंगे, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कोई भीख तो ना मांग रहा है, 2 सीटें तो हमारे पास पहले से ही है और हम कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो मीडिया तो सवालों को ले उड़ा, उसने कहा भाई वहां वहां पर ये। अब आप सोचिए, एक उसमें रणनीति ये भी हो सकती है कि भाई अ, अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और दूसरे संगठन मिलजुल के चुनाव लड़ें, एक ही जगह चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि जो एक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट हो, वो भाजपा के ध्रुव पर जमा हो जाए। अगर सीपीएम भी अलग से लड़ेगी, कांग्रेस भी अलग से लड़ेगी और तृणमूल कांग्रेस भी अलग से लड़ेगी, तो भाजपा के ध्रुव पर जमा होने की बजाय कुछ वोट जो एंटी टीएमसी वोट होगा, वो कुछ सीपीएम ले जाएगी, कुछ कांग्रेस भी अपना वोट लेगी, कुछ भाजपा में भी जाएगा। और भाजपा भी जानती है कि मतुआ समुदाय ने उसकी काफी मदद की थी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, इस आशा में कि भाजपा सीए लागू करेगी। तो अब भाजपा ने सीए लागू करने का भी शुरुआत कर दी है। तो सीए लागू होने वाला है, जिसका मतलब यह है कि बंगाल में चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। कल जयराम रमेश ने भारत न्याय यात्रा को के बारे में कहा कि कांग्रेस अब उसे एक अलग नाम दे रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और फिर उन्होंने उसका कार्यक्रम भी बताया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन सारी परिस्थितियों में क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो होने वाली है उसकी कुछ सकारात्मक भूमिका आप देखते हैं? भाई मैं तो ये मानता हूं कि पहले जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 थी, वो उस वक्त बनी हुई थी जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था। उस वक्त भी इंडिया गठबंधन के कई मौजूदा घटक दल हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया था। स्टालिन ने भाग लिया था, राष्ट्रीय जनता, सब लोगों ने, कई लोगों ने उसके साथ शिवसेना ने भाग लिया था। हाँ भाग लिया, शिवसेना ने भी भाग लिया था। अब तो इंडिया गठबंधन बन चुका है और अब तो कांग्रेस ने उनको, जो गठजोड़ सहयोगी हैं, उनसे ये भी कहा है कि भाई हम आपके इलाकों से जब गुजरें तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आइए सामने। तो ये एक तरह से व्यवहारिक रूप से पूरे इंडिया गठबंधन की ही यात्रा हो गई है और ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा रोड शो होने जा रहा है। आज तक कभी भी दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा और लंबा रोड शो नहीं हुआ होगा। भारत जोड़ो यात्रा में तो लगातार पैदल चले थे राहुल गांधी, इसमें क्योंकि कम समय में ज्यादा रास्ता तय करना है, इसमें वाहनों का भी इस्तेमाल होगा, लगातार ये चलता रहेगा। उसका इसका एक निश्चित रूप से एक महत्व बनेगा और वो महत्व न केवल कांग्रेस के लिए होगा बल्कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए भी होगा। इसका केवल फायदा ही हो सकता है, इसका नुकसान नहीं हो सकता है। एक और खबर जो उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही है, हालांकि मतलब ये मीडिया में चर्चा ही है, इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हो सकती है, कि कांग्रेस की जो यात्रा है वो गुजरेगी उत्तर प्रदेश के तकरीबन लंबे समय तक। उन्होंने कहा कि 1000 किलोमीटर है और शायद 40 लोकसभा सीटें उसमें आएंगी। तो क्या कांग्रेस, और लोगों ने इस पर अंदाजा लगाना शुरू किया कि कांग्रेस वहां पर अपने लिए ज्यादा बड़ी भूमिका देख रही है। तो क्या अभी जो इंडिया की परिस्थिति है उसमें अगर ये बदलाव हो कि समाजवादी पार्टी की जगह बहुजन समाज पार्टी आ जाए, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तरह होगा? देखिए, अगर कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर उत्तर प्रदेश में कुछ भविष्य की योजनाएं, भविष्य के लक्ष्यों को भेजना चाहती तो बात ठीक है।
और मौजूदा समय में विपक्ष की तरफ से एक वक्तव्य के रूप में जनता के सामने आना चाहती है, तब भी ये बात सही है। अगर समाजवादी पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल उसके साथ मिलकर इस यात्रा में भाग लेते हैं और जगह जगह इस यात्रा की वजह से एक आलोड़न पैदा होता है जनता के अंदर, एक हिलोर आती है विपक्ष की, तब भी ये बात सही है, ये प्रोग्राम ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस यात्रा के जरिए ज्यादा सीटें मांगना चाहती है तो मुझे फिर इसके पीछे, इस लक्ष्य के पीछे की बुद्धिमानी पर संदेह होगा। अब आज चर्चा ये भी चल रही थी कि सोनिया गांधी, क्योंकि तेलंगाना की कांग्रेस ने सोनिया गांधी वहां तेलंगाना चुनाव लड़े, एक प्रस्ताव पास कर लिया, वो चाहती है मेडक से चुनाव लड़े, यहाँ कभी इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी। तो वो ऐसी बात भी चल रही है कि वो रायबरेली सीट छोड़ देंगी और उसकी जगह प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा वहां। तो इस प्रकार के बंदोबस्त को भी मैं बहुत ज्यादा आशा की निगाह से नहीं देखता। सोनिया गांधी मेडक से चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित रूप से चुनाव जीत जाएंगी, अगर वहां पर कांग्रेस उनके पीछे खड़ी होगी, स्थानीय कांग्रेस उनको चुनाव जिता देगी। लेकिन खबर यह भी है कि रायबरेली में भी सोनिया गांधी की स्थिति खराब नहीं है। अभी सी वोटर ने एक वीवीआईपी सीटों का सर्वे किया था जो कि एबीपी चैनल पर प्रसारित हुआ था। उसमें रायबरेली का जो सर्वे था उसमें वो बत्तियां लगा रखी थी उन्होंने कि उसमें हरी बत्ती जली, इसका मतलब है सोनिया गांधी बहुत बड़े अंतर से वहां चुनाव जीतेंगे, ये उनका कहना था। लेकिन साथ में उसमें एक राइडर भी था, एक कैविएट भी उन्होंने फाइल की थी कि अगर सोनिया गांधी ने उस सीट छोड़ दी तो कोई और दूसरा उम्मीदवार जो लड़ेगा उसके जीतने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं। और जहां तक प्रियंका गांधी हैं, उत्तर प्रदेश में जो बहुत दिनों तक उनके हाथ में उत्तर प्रदेश का चार्ज रहा, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ भी नहीं कर पाया। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा जबकि प्रियंका गांधी उसकी इंचार्ज थी। तो मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली चुनाव लड़ेंगी तो एक अंदेशा ये भी है कि कांग्रेस के हाथ से रायबरेली की सीट भी निकल जाए। अमेठी की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी। वहां पर स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हरा दिया था और इस बार वीवीआईपी सीटों का जो सर्वे था उसमें स्मृति ईरानी के नाम पर भी हरी बत्ती जली थी कि वो भी काफी बड़े अंतर से वहां चुनाव जीत सकते। तो अगर सोनिया गांधी वहां लड़ती हैं तो एक तरह से कांग्रेस एक सीट कम से कम जीतना तय कर लेती, सुनिश्चित कर लेती है। ये जो वाईएस शर्मिला हैं, जो कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। तो क्या इसे, एक तो तेलंगाना उनकी पार्टी के नाम के साथ तेलंगाना जुड़ा हुआ था, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता आंध्र प्रदेश में भी रही है, तो क्या कांग्रेस के लिए इसे छोटी ही सही एक अच्छी खबर के रूप में हम देख सकते हैं कि वो दक्षिण में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है ही भाई। देखिए, कांग्रेस हमेशा से संयुक्त आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, मुख्य तौर पर रेड्डी समाज के प्रभुत्व वाली पार्टी मानी जाती थी। वाईएसआर रेड्डी जो कि जगनमोहन रेड्डी के और शर्मिला के पिता हैं, वो कांग्रेस की प्रमुख हस्ती थे और उन्होंने अपनी दम पर बड़ा विपक्ष के नेता की भूमिका निभाकर तेलुगु देशम को पराजित किया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जीत ने ही कांग्रेस को केंद्र में सत्तारूढ़ किया था। बहुत एक तरह से गेम चेंजर वही जीत साबित हुई थी जो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी के नेतृत्व में हुई थी। तो दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया और जैसे ही उनका देहांत हुआ वैसे ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आला कमान उनके परिवार की महत्वाकांक्षाओं से निपट नहीं पाया। सोनिया गांधी को जिस कुशलता के साथ में इस पूरे मसले को संबोधित करना चाहिए था, निपटना चाहिए था, वो नहीं निपट पाई और जगनमोहन रेड्डी से उनका विवाद हो गया। जगनमोहन रेड्डी फौरन मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, सोनिया गांधी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और इस तरीके से जो रेड्डी परिवार था वो कांग्रेस से अलग हो गया और उसके बाद में फिर कहानी हम लोगों को पता ही है। आंध्र प्रदेश भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया और तेलंगाना भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। इस तरह कांग्रेस को देखा जाए तो दोहरा नुकसान हुआ। अब वो नुकसान की पूर्ति कांग्रेस कर रही है। अभी तेलंगाना में चुनाव जीतकर उस नुकसान की बहुत बड़ी पूर्ति कांग्रेस ने की। अब शर्मिला रेड्डी को उन्होंने अपने साथ मिलाकर भी उस नुकसान की एक और बड़ी पूर्ति की है। अब देखिए,
ऐसा नहीं है कि भाई और बहन के बीच में कोई मतभेद हो, इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। अब इसका कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की राजनीति पे क्या असर पड़ता है, ये धीरे-धीरे करके हम लोगों की समझ में आएगा। क्योंकि तेलंगाना की राजनीति में तो प्रमुख नाम इस वक़्त वहाँ के मुख्यमंत्री का है, जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी, जिनके नेतृत्व में तेलंगाना को जीता गया है। तो रेवंत रेड्डी को पीछे करके तो शर्मिला को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जाहिर है कि शर्मिला को कोई और ज़िम्मेदारी दी जाएगी और सबसे ज़्यादा बेहतर ज़िम्मेदारी यही हो सकती है कि वो कांग्रेस का काम आंध्र प्रदेश में देखें। अब देखिए इन सब चीज़ों का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलता है। कुछ ऐसे नतीजे भी इसके निकल सकते हैं जो बहुत चमत्कारपूर्ण किस्म के लगें। क्योंकि अंततः कांग्रेस जो है वो रेड्डियों की पार्टी है। आप तेलंगाना में भी देखिए कांग्रेस का पूरा जो कारोबार है, पूरा का पूरा रेड्डियों के हाथ में है और रेड्डियों ने ही बड़े पैमाने पर उस पूरे चुनाव को फाइनेंस किया है। यहाँ तक कि जो तेलुगु डायस्पोरा है, उसने बड़े पैमाने जब राहुल गांधी वहां गए थे विदेश, तो तेलुगु डायस्पोरा ने उनका बड़ा भव्य स्वागत, जिसमें गुजराती डायस्पोरा नरेंद्र मोदी के लिए उमड़ता है, उस तरह तेलुगु डायस्पोरा राहुल गांधी के लिए उमड़ा था। आज एक और घटना हुई पश्चिम बंगाल में, जहां पर ईडी के अधिकारियों पर वहां के कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया और निश्चित रूप से पार्टी और एक नेता के उकसावे पर ऐसा कर रहे थे। तो एक तो ये हिंसक घटना निंदनीय है, लेकिन क्या ये दिखाता है कि जो विपक्षी दल है उनके भीतर ईडी की कार्रवाइयों को लेकर बेचैनी और गुस्सा और ज्यादा तेज होते जा रहा है और वो हर तरह की कार्रवाई करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव का वक्त है, इसलिए लेकिन जल्दी ही इसलिए कुछ ऐसी बड़ी नीति ये लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्तारूढ़ होते हैं और ईडी ने ऐसी प्रकार की गतिविधियां करना जारी रखी, तो आपको याद होगा कि सीबीआई के राज्यों में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी कुछ राज्यों में। तो याद पड़ता है कि अशोक गहलोत ने राजस्थान में आपत्ति की थी सीबीआई के ऊपर और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आपत्ति की थी। तो इस तरह की कुछ नीति ईडी के बारे में भी विपक्षी पार्टियां और उनके नेता जो जहां सत्तारूढ़ हैं वहां पर वो करेंगे, तो उससे एक संकट पैदा होगा, जाहिर है केंद्र और राज्यों में टकराव पैदा होगा। तब देखिए पानी किधर मरता है। इसलिए कुछ ना कुछ तो विपक्षी लोगों को करना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल बिहार की राजनीति के बारे में है। कुछ जगहों पर मैंने खबर पढ़ी कि ये हो सकता है कि नीतीश कुमार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा दें। तो क्या इस तरह का अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो एक एडवेंचरिज्म होगा या एक सुचिंतित नीति आपको लगती है कि इससे उनको फायदा हो सकता है? देखिए है तो ये बिल्कुल कयासबाजी की बात, इसमें कोई मुझे तत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए नीतीश कुमार महागठबंधन के लिहाज से इस स्थिति में है कि वो विधानसभा चुनाव आसानी से जीत सकते। मेरा मानना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव, कांग्रेस और नीतीश कुमार और वाम दलों की मिलीजुली ताकत के मुकाबले नहीं टिक पाएगी बिहार में, कम से कम बिहार में नहीं टिक पाएगी। इसलिए अगर लोकसभा चुनाव पर केंद्रित करके वो बड़े अच्छे परिणाम निकालें, और उसकी उन लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। कल की तारीख की आज की प्रमुख खबर तो बिहार की ये है कि तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने बैठक की और बैठक करके उन्होंने ये तय किया कि 16 सीटें राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और 16 सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा और 8 सीटें उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों के लिए छोड़ी हैं। अब कांग्रेस और वाम दलों की प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं सुनने में आई है। वो भी कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ सौदेबाजी करेंगे, 8 से नंबर इधर उधर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर वहां पैटर्न सेट हो गया है कि वहां तालमेल कैसा होगा। और ये सब लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ है। जी, तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।